आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यक्रम अधिकारी से की मुलाकात। बीएलओ ड्यूटी नहीं करने के लिए दिया आवेदन। बोले आंगनवाड़ी के काम से ही नहीं मिलती फुर्सत। जगदलपुर में सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल का 10वां दिन। कर्मचारियों ने सरकार को दी कड़ी चेतावनी। कहा मांग पूरी नहीं हुई तो धान खरीदी नहीं होगी। मोहन बड़ौदिया में दिल्ली धमाके के बाद प्रशासन अलर्ट। चलाया जा रहा विशेष चेकिंग अभियान। संदिग्ध व्यक्तियों से की रही पूछताछ। कांकेर में हलवा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 24 घंटे में हत्या की वारदात का किया पर्दाफाश। आरोपी को अरेस्ट कर धारदार हथियार भी किया बरामद। और बदनावर में किसान प्रतिनिधि नीतीश पाटीदार पर हमला। हमले को लेकर किसानों में भारी आक्रोश। किसानों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मध्य प्रदेश के ब्यावरा की रहने वाली 2.5 साल की मासूम अनिका जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। अनिका को एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज काफी महंगा है। अनिका SMA टाइप 2 नामक दुर्लभ बीमारी से लड़ रही है। ये बीमारी धीरे धीरे अनिका के पूरे शरीर को कमजोर कर रही है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। अनिका की जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें जोलसिमा इंजेक्शन की जरूरत है, जिसकी कीमत 9 करोड़ रुपए है। अनिका के माता पिता अब इलाज के लिए जनता और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक आनुवांशिक स्थिति है जो मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करने वाली तंत्रिकाओं मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है। 2 साल की अनिका इसी बीमारी से जूझ रही है, जिसका इलाज भी काफी महंगा है। ये बीमारी धीरे धीरे अनिका के पूरे शरीर को कमजोर कर रही है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। अनिका की जिंदगी बचाने के लिए जोलजेन्मासा इंजेक्शन की जरूरत है, जिसकी कीमत 9 करोड़ रुपए है और जो अमेरिका से आएगा। अनिका के माता पिता अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। साधना न्यूज भी इस मासूम की मदद के लिए आपसे दरखास्त करता है। आपकी छोटी सी मदद इस मासूम को एक नई जिंदगी दे सकती है। कहते हैं जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, और बहुत दफा हमने जिंदगी में देखा है कि कई बार ऐसे लम्हे हमारे पास आते हैं जिसके बाद सहज ही हमारा हृदय पसीज जाता है, या यूं कहें आंखें नम भी हो जाती है। यूं कहें कि जब बात एक बेटी की होती है तो माँ का दिल भी कहीं ना कहीं पसीजता है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक नन्ही सी बच्ची है जिसका नाम है अनिका। उम्र महज बताई जा रही है 2 वर्ष 9 माह। और अनिका को एक बीमारी है जिसका नाम है SMA टाइप 2। ये वो बीमारी है जिसमें मांसपेशियां गलने लगती है और जिसका भारत में कोई भी इलाज नहीं है। अनिका के माता पिता भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले इस बीमारी के बारे में समझते हैं और कब से ये बीमारी है, कितनी सहायता की जरूरत है, कहाँ इलाज चल रहा है, इसको हम डेप्थ में समझते हैं और कोशिश यही करते हैं कि जन जन तक ये आवाज, अनिका की आवाज आज पहुंच जाए। मैम, इसको SMA टाइप 2 की बीमारी है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इस बीमारी में बच्चे की मांसपेशियां गलने लग जाती है और ना ही बच्चा चल पाता है। ये विदाउट सपोर्ट नहीं चल पाती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसकी और मांसपेशियां गलने लगती है। तो इसका इलाज एम्स में चल रहा है, दिल्ली एम्स में, जिसमें एक 9 करोड़ का इंजेक्शन बताया जिसका नाम है जोलगेज़मा। और वो 9 करोड़ का इंजेक्शन, क्योंकि इंडिया में इसका कोई इलाज नहीं है, तो इसका इलाज सिर्फ जो भी संभव है, एक 9 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा जिससे मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। तो हम बस जनता से, और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ क्राउड फंडिंग से ही संभव हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट किसी भी पेरेंट्स के लिए संभव नहीं है, क्योंकि है तो सब सक्षम करके, मगर 9 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि हम भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट इतना बड़ा रकम हमारे लिए इकट्ठा करना इम्पॉसिबल है। तो हमने क्राउड फंडिंग स्टार्ट की है, जो जनता के माध्यम से हमने बेटी का इलाज कराने के लिए क्राउड फंडिंग स्टार्ट की है। और सबसे अपील कर रहे हैं कि जिससे जो भी डोनेशन
हो सके वो मेरी बेटी के इलाज के लिए करे और ज़्यादा से ज़्यादा करे, क्योंकि इसके पास समय भी कम है। ये 3 साल की नहीं होने के पहले इसको इंजेक्शन लगवाना है। और एक कंडीशन, 13 किलो वजन इसका अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो मेरी बेटी को इंजेक्शन लगे। तो हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हम इसको इंजेक्शन लगा सके। इसलिए हम सभी से अपील कर रहे हैं कि जिससे जो भी मदद बने मेरी बच्ची के लिए मदद करें। 2 साल और 9 महीने की अभी उम्र है और आपने बताया कि वजन भी अगर 13 किलो से ज्यादा अगर हो जाएगा तो इंजेक्शन लगना पॉसिबल नहीं होगा। एक चीज और समझना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया कि बच्चे कोई बीमारी है और बहुत विरले ही, शायद बहुत एक्सेप्शनल केस ही ये हम देख पा रहे हैं, तो ये बाय बर्थ ही प्रॉब्लम हुई है, समस्या आई है, या फिर कुछ आगे जाके कोई बात हुई है बर्थ के बाद? मैम ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, जो जेनेटिक टेस्ट करवाया, क्योंकि ये 1.5 साल की हुई, हमें भी इसका कुछ पता नहीं था। क्योंकि नॉर्मली बोलते हैं कि बच्चे लेट चलते, हमने वेट किया, 1.5 साल के बाद ये चलने नहीं लगी। तो फिर हमने इसको हर डॉक्टर को दिखाया, भोपाल, उज्जैन, देवास, इंदौर में ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर को दिखाया। तो वहाँ पर गौरी पासी न्यूरो सर्जन को किसी ने सजेस्ट किया, हमने उनको बताया, उन्होंने भी सारे टेस्ट किए, सब नॉर्मल आए। फिर उसके बाद उन्हें एक SMA का टेस्ट किया, जो कि जेनेटिक टेस्ट होता है, उसमें इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तब हमें पता चला, क्योंकि इंडिया में कोई इलाज नहीं है इसका, तो उन्होंने हमें दिल्ली प्रेफर करा। बट एक समय था कि ये 2 साल के पहले इंजेक्शन लगना था। बट एक कंडीशन और है कि 13 किलो से वजन कम रहता है तो इंजेक्शन लग जाता है। तो हमारे पास में भी पॉसिबल था कि हम हमारी बेटी का इलाज करवा सके, इसलिए हमने ये स्टैंड लिया कि बेटी का इलाज करवाने के लिए। अब दिल्ली एम्स में शेफाली गुलाटी मैम ट्रीट कर रही है। फिर वहाँ से हमको प्रिस्क्रिप्शन मिला, प्रिस्क्रिप्शन मिलने के बाद हमने क्राउड फंड स्टार्ट किया। तो उसी के माध्यम से अभी हम ऑलमोस्ट जनता की मदद से मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और हम चाह रहे हैं कि जनता और आगे बढ़कर और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे कि मैम जल्दी से इलाज हो पाए। इसलिए बस यही मदद मांग रहे हैं कि सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि जिससे जितनी भी मदद हो वो हमारे को QR कोड पे हमारा नंबर है, और नंबर हमने दे रखा है कि नंबर से अगर किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो वो, क्योंकि अगर कोई डोनेशन करता है, आजकल सोचते हैं ना लोग कि क्या पता कैसा मामला है, तो अगर नंबर से वो अगर टेस्ट फ़ोन लगा के हमसे कंफर्म कर सकते हैं, हम सारी रिपोर्ट उनको दिखा देंगे। और जहाँ भी ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में भी हमने इंटरव्यू दिए हैं। तो मैम इसलिए बस यही जगह जगह जाके बस यही बताना चाह रहे हैं कि बच्ची है, इसके लिए सपोर्ट करिए। सरकार की अगर हम बात करें, सरकारी लेवल की, तो अभी तक कुछ मदद हो पाई है या फिर आपने कोई दरख्वास्त की है, कोई रिपोर्ट वहां तक पहुंचाई है? हमारे जो माननीय सांसद राजगढ़ रोडमल नागर जी, उनको ये कागज दिए थे हमारे, तो वो हमारे कागज लेके प्रधानमंत्री मोदी कार्यालय पे उन्होंने भेजे हैं। और माननीय JP नड्डा जी को हमारे कागज दिए थे, तो उन्होंने उसके लिए 75 लाख तक का फंड रिलीज कर सकते हैं, वो उन्होंने बोला है। तो 75 लाख में इंजेक्शन तो लगेगा नहीं, 9 करोड़ का इंजेक्शन है। तो हम क्राउड फंडिंग जो कर रहे हैं उससे भी मदद तो मिल रही है जनता से, पर अमाउंट बहुत बड़ा है। तो हमारा माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री जो है अपने, उनसे अपील है कि थोड़ा ज़्यादा अमाउंट करवाएं और ज़्यादा थोड़ी हमारी मदद की जाए ताकि बच्चे का इलाज हो सके। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय मोहन यादव जी, उनसे भी हमारी विनम्र अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अमाउंट करवाए और इसमें मदद करें ताकि बच्चे का इलाज हो सके, क्योंकि 9 करोड़ अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है। और क्राउड फंडिंग तो कर रही है जनता, तो कर रही है जनता, ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर रही है, जनता की मदद भी हो रही है। पर हम माननीय नेतागण, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इनसे अपील करते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा राशि एकत्रित करवाए और खुद अपील करें या खुद आगे आए, अपील करके हमारे बच्चे का इलाज करवाए। अभी तक हम बहुत से नेताओं से मिले हैं, जहाँ भी गए हैं वहाँ सिर्फ आश्वासन दिया गया है, किसी ने हमारी किसी तरह की मदद नहीं करी है। तो ऐसे में अगर 9 करोड़ का अमाउंट अगर जनता करेगी तो टाइम तो लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। जनता तो मदद कर रही है हमारी, पर हम नेतागण जो भी हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम उनसे अपील कर रहे हैं कि हमारी मदद करें। हमने मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का समय मांगा है, पर मुख्यमंत्री महोदय से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है। हम 2-3 बार गए थे, तो वो बिहार चुनाव में है ऐसा बताया गया है हमें। तो हम आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो, ताकि माननीय मोहन यादव मुख्यमंत्री जी हमारी सुने और इस बच्चे के इलाज के लिए कुछ मदद करें, माननीय प्रधानमंत्री महोदय करें, ताकि हमारी बच्चे का इलाज हो सके, वो भी चल पाए, सामान्य बच्चे के साथ जीवन जी पाए। हम भी ये चाहते हैं कि हमारी बच्चे की मदद हो, जल्दी जल्दी इलाज मिल सके। अगर ये इलाज नहीं मिला, 13 किलो से वजन ज़्यादा हो गया, तो बच्चे को इलाज नहीं मिलेगा, तो 5 साल बाद इसका जीवन बताया डॉक्टर ने,
तो हमारी जनता भी से भी यही अपील है कि जिस तरह की जनता हमारी मदद कर रही है वैसे ही आगे करती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और फॉरवर्ड करे ताकि हमारी बेटी को नया जीवन मिल सके। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे। हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि क्यूआर कोड जो क्राउड फंडिंग से आप दे सकते हैं वो स्क्रीन पे देख सकते हैं क्यूआर। और हम भी अपने दर्शकों से, व्यूअर से यही अपील करना चाहेंगे कि आपका एक छोटा सा हेल्प, आपकी एक छोटी सी मदद, आपका एक छोटा सा डोनेशन किसी की जिंदगी को बचा सकता है। और हर एक जो आपका दान है वो एक नई किरण इस बच्ची के लिए, अनिका के लिए बन सकती है। साधना न्यूज भी हमारे दर्शकों से यही अपील करता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो उम्मीदों को आप हमारी जो उम्मीद है उसके लिए आप हाथ उठाइए, मदद के हाथ बढ़ाइए। छोटा सा आपका दान किसी की जिंदगी को नए पंख दे सकता है, इस बच्ची की जिंदगी बचा सकता है और हमारी और आपकी तरह ये बच्ची भी जो है वो अपनी जिंदगी जी सकती है। साधना न्यूज आपसे यही अपील करता है। खबर बस्तर से है, जहां जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी से मुलाकात की और बीएलओ ड्यूटी नहीं करने को लेकर अधिकारी को आवेदन दिया। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें आंगनबाड़ी मम बच्चों की देखरेख के कार्य से ही फुर्सत नहीं मिलती, जिसके चलते वो बीएलओ से संबंधित कार्य नहीं कर पाएंगे। वहीं इस मामले में जिला कार्यक्रम अधिकारी का कहना है कि ये चुनाव आयोग का कार्य है। बस्तर छत्तीसगढ़ जिला कार्यक्रम अधिकारी से मिले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीएलओ ड्यूटी नहीं करने को लेकर आवेदन दिया है। जितना काम के अनुसार हमको दाम चाहिए, जितना काम कर रहे हैं उसी अनुसार हमको दाम दे, तब हम लोग पूरा काम करके दिखाएंगे, अन्यथा हम कुछ काम नहीं करेंगे। अभी कौन सा काम दिया गया है? अभी सर हाँ, तितली प्रोजेक्ट एक आया हुआ है सर, उसमें बहुत ही ज्यादा काम हो रहा है और उसमें जो भी सामग्री है सर वो सामग्री भी नहीं दिया जा रहा है। और बीएलओ ड्यूटी सर, ये जब कार्यकर्ता को बोला जा रहा है 9 बजे से 5 बजे तक सर लोग के द्वारा, और जो हम लोग के ऑफिस से ये बोला जा रहा है कि 2:30 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्र में आप लोग काम कीजिए और 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक और बीएलओ ड्यूटी में कीजिए। ये तो एकदम अन्याय का है सर। और ये शासन बोलते हैं कि महिलाओं का उत्थान कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं का अति ज्यादा शोषण हो रहा है सर, कहीं पे उत्थान नहीं हो रहा है। और हम लोग का तो और ज्यादा कार्यकर्ता का हर विभाग से सर, पूरे स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, शिक्षा विभाग, हर विभाग से सर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को काम दिया जाता है सर। आप लोग का प्रॉपरली जो कार्य है वो कौन कौन सा है? हम लोग का प्रॉपरली कार्य है सर, जो बच्चे को पूरक पोषण आहार देना सर और अनौपचारिक शिक्षा देना, उसी के लिए हम लोग लगाए गए हैं और बाकी कुछ काम नहीं है। लेकिन अभी 26 योजना के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। अभी क्या चाहते हैं? अभी सर हम लोग की एक काम को ना सर, जो हम लोग का मेन काम है सर, जिस उद्देश्य के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लगाया गया है उसी उद्देश्य से हम काम करना चाहते हैं, बाकी दूसरा विभाग का काम हम लोग नहीं करना चाहते। जगदलपुर में सहकारी कर्मचारी और ऑपरेटर संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार 10वें दिन भी जारी है। आपको बता दें, 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। साथ ही कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर धान खरीदी नहीं करने की भी चेतावनी दी है। वहीं इस मामले में बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी का कहना है कि सरकार को कर्मचारियों की मांगों पर विचार करना चाहिए। तो जगदलपुर छत्तीसगढ़ सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल का 10वां दिन है। बस्तर संभाग के बैनर तले जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया था, वहां पर हम सब लोगों ने आकर उनकी जो जायज मांगे हैं उनका समर्थन किया है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार ने जो वादा किया था कर्मचारी हित में, जो कर्मचारी समस्याओं को पूरा करने का, वो तत्काल इन जो कर्मचारी संघ हड़ताल में बैठे हैं उनकी मांगों को पूरा करे। और जो सरकार लगातार एक तरफ डबल इंजन की सरकार, सुशासन की सरकार करती है, लेकिन पिछले 8 दिन से जो सहकारी संघ के बैनर तले बैठे हैं उनकी बात सुनने के लिए ना उनके बीच में आने का काम सरकार में बैठे हुए लोग नहीं कर रहे, ना हिम्मत दिखा पा रहे हैं। और आने वाला समय जो खेती बाड़ी किसानी का समय है, तो ऐसे समय अगर ये हड़ताल में रहेंगे तो कहीं ना कहीं किसान भी प्रभावित होंगे। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, किसानों के हित में, कर्मचारियों के हित में इनकी जायज मांगों का समर्थन करें। समिति कर्मचारी बस्तर संभाग
संभाग का संभागीय अध्यक्ष हूँ। हम अपनी 4 सूत्री विभिन्न मांगों को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी जो है अपने संभाग में अनिश्चितकालीन आंदोलन में 3/11/2025 से डटे हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हम पूरे बस्तर संभाग के कर्मचारी, जिसमें जो है कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा ऐसे दूरस्थ अंचलों के कर्मचारी हम अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ अनिश्चितकालीन आंदोलन में डटे हुए हैं। जिसमें बताना चाहूंगा हमारी प्रथम मांग जो है वो है धान खरीदी में सुखद प्रदाय करे। हम चाहते हैं कि शासन की महत्वपूर्ण योजना धान उपार्जन का कार्य हम लोग करते हैं, जिसमें शासन जो चाहती है कि हम जितना धान खरीदी किया है जो 4-5 महीना रुकने के बाद उसका परिधान भी उसी वजन में कराया जाए, जो कदापि संभव नहीं है। हम चाहते हैं शासन जो है हम जो धान खरीदी करते हैं और बाद में जो 4-5 महीने के बाद परिधान करते हैं उसमें हमें सुखद प्रदाय किया जाए, नहीं तो हम लोग क्या है धान खरीदी नहीं कर पाएंगे। हमने सरकार को कई बार विगत 3 वर्षों से बताते आया है कि आप हमें धान जो उपार्जित करते हैं उसमें हमें सुखद प्रदाय किया जाए, लेकिन शासन जो है हमें सुखद प्रदाय नहीं कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें सुखद प्रदाय करे और हमारे जो विक्रेता बंधु है उनके लिए 3-3 हजार रुपए जो है प्रति माह क्षतिपूर्ति अनुदान के रूप में प्रदाय किया जाए। और हमारी दूसरी मांग है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर बंधुओं के लिए। आपको बता दूं कि हमारे धान उपार्जन केंद्रों में कार्यरत ऑपरेटर बंधु विगत 2007-8 से कार्य करते 14-15 साल हो गया वो लोग कार्य कर रहे हैं, परंतु शासन ने इस समय ऐसा आदेश निकाल दिया गया है कि उनके बदले जो है आउटसोर्सिंग से भर्ती किया जाए और उनको पूरा 12 महीना तनख्वाह की जगह जो है 6 महीना तनख्वाह दिया जाए। कांकेर में हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद कर लिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। कांकेर छत्तीसगढ़ किले पर हत्याकांड का पर्दाफाश यहां पे किया गया है। बदनावर में किसान प्रतिनिधि नितेश पाटीदार पर हुए हमले को लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। घटना के विरोध में किसानों ने एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने ज्ञापन में मांग की है कि हमले में शामिल सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, साथ ही हमले की साजिश रचने वालों पर भी कार्रवाई की जाए। तो किसानों का कहना है कि यदि किसी मंडी कर्मचारी या संस्था से जुड़े व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसे आजीवन मंडी से निष्कासित किया जाए। इसके अलावा किसानों ने नितेश पाटीदार को पुलिस सुरक्षा देने और मंडी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सुधारने, खासकर सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त करने की भी मांग की है। तो वहीं किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो आपको बता दें कि बदनावर में किसान प्रतिनिधि नितेश पाटीदार पर हुए हमले को लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। तो किसानों ने ज्ञापन देकर ये मांग की है कि हमले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और साथ ही हमले की साजिश रचने वालों पर भी कार्रवाई हो। तो किसानों ने साफ तौर पर कहा है किसी मंडी कर्मचारी या संस्था से जुड़े व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसे आजीवन मंडी से निष्कासित किया जाए। शिवपुरी शहर में भव्य श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है। बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आगामी 23 नवंबर से 30 नवंबर तक जिला मुख्यालय शिवपुरी स्थित हवाई पट्टी के पीछे स्थित नर्सरी ग्राउंड लुधावली के विशाल प्रांगण में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संत श्री बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का आगमन हो रहा है, जिनके मुखारविंद से प्रतिदिन 7 दिनों तक संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जाएगा, जहां कथा आयोजक गुप्ता से कथा के बारे में विस्तार से खास बातचीत की गई। जो कथा होने जा रही है वो किस दिनांक से किस दिनांक तक है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार। श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन है वो 24 नवंबर से 30 नवंबर तक रहेगा और भागवत कथा से पहले हमने कलश यात्रा का आयोजन रखा है जो 23 नवंबर को है। महाराज राजेश्वरी मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होगी जो कथा स्थल पर जाएगी। समय 8 बजे है।
कथा का जो एक रूट निर्धारित किया हुआ है कलश यात्रा का, वो किस प्रकार से, और लगभग इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि एक बहुत ही विशाल रैली की इसमें आने की संभावना है, तो इसमें अपन व्यवस्थाएं किस प्रकार से क्या की जा चुकी है आपके द्वारा? देखिए, प्रशासन और हमारा रोड मैप तैयार हो चुका है कलश यात्रा को लेके। राजेश्वरी मंदिर से हम लोग गुरुद्वारे पे आएंगे, गुरुद्वारे से हम कथा स्थल पर जाएंगे। इसको आयोजन को लेके जो हमने कलश यात्रा को लेके जो प्लानिंग की है, उसमें जन सैलाब का तो ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी अधिक लोगों की संख्या रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र की कलश यात्रा में काफी भीड़ रहती है और जिस हिसाब से शिवपुरी के लोगों का उत्साह है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि हजारों में भीड़ रहेगी। हजारों की बात मैं यहाँ पे थोड़ा काटना चाहूंगा, हजारों की तो नहीं कहेंगे, इसमें लाखों की संख्या में सैलाब महाराज के साथ चलता है। तो देखिए, ये सब अनुमानित है और अनुमानित चीज का कोई भी फिगर देना, कोई भी एक वैल्यू देना, मुझे नहीं लगता कि कैसे हम डिसाइड करें उसको। लेकिन हाँ, फिर भी जो सभी लोग बोल रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से जो फीडबैक आ रहा है, उसमें मुझे ऐसा लगता है 10 से 15 हजार लोग कलश यात्रा में रहेंगे। जो हम मौके पर देखे आए हैं, टेंट की व्यवस्था की जा रही है आपके द्वारा, जो टेंट लग रहा है, लगभग कितने संख्या में बैठने की व्यवस्था की जा रही है? टेंट में लगभग 1.5 लाख लोग बैठ सकते हैं, 1.5 लाख लोगों की व्यवस्था है बैठने की। और जो हमें फीडबैक आ रहे हैं आप सबके माध्यम से, शहर वासियों के माध्यम से, या जो लास्ट ईयर कथा हमारी करेरा में हुई थी, उसको देखते हुए भी अनुमानित ये है कि 1.5 से 2 लाख के बीच में श्रद्धालु आने की। चूंकि शिवपुरी में इतनी विशाल कथा का आयोजन पहली बार हो रहा है, ठीक, जिसमें संख्या काफी अधिक हो सकती है, तो इसमें कुछ श्रद्धालु जो बाहर से भी आने वाले हैं, तो उनकी व्यवस्था और उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था ये किस प्रकार से आपके द्वारा की जाए? हमारे और प्रशासन के द्वारा जो बातचीत हुई है, उसमें ये डिसाइड हुआ है, वहाँ पे हम एक छोटा हॉस्पिटल बना रहे हैं। इसमें प्रशासन हमारी मदद कर रहा है। जो चीजें श्रद्धालुओं की भीड़ को देख के की जा सकती हैं, उन सब पे डिस्कशन अभी चल रहा है और भी हम 1 to 1 चीजें निकाल रहे हैं, जो भी सामने आ रही है उसको फुलफिल कर रहे हैं। इसमें कुछ यहाँ के जो गार्डन है, लॉज है, क्या उनकी आपको सहायता मिल रही है क्या? नहीं, एक्चुअली वो सब प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं। हमारे द्वारा कुछ होटल्स बुक किए हैं पहले से। मैं इसको थोड़ा क्लियर करूंगा। जैसे जो जनता आएगी, जो श्रद्धालु आएंगे बाहर से, एक होती है सेवा भाव से, तो वो कुछ लोग अपने आगे आ रहे हैं कि उनकी सेवा के लिए रुकने, व्यवस्थित करने, उनको व्यवस्थाएं देने के लिए। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरे द्वारा ना ऐसी कोई भी चीज किसी से मांगी नहीं गई है, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि किसी ने सेवा देने के लिए मना किया है या हाँ किया है। क्योंकि इस आयोजन को लेके ना हमारा ये सोचना था कि व्यवस्थापक हम बने, बाकी हमें तन और मन से जो सहयोग की जरूरत है वो पूरा शहर दे रहा है। अच्छा, ये एक प्रश्न ये है मेरा कि ये जो इतनी विशाल कथा का आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है, इसके मन में आपके ये कैसे आया, और फिर ये आपने जो उनसे संपर्क किया वो कैसे साधा? क्योंकि हम गुरुजी से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो गुरुजी से जुड़ना हुआ तो ये सोचना हुआ कि गुरुजी से ही भागवत कराएं। पहली चीज, किसी भी धार्मिक आयोजन का एक संकल्प होता है परिवार के द्वारा, चाहे वो एक सत्यनारायण जी की कथा क्यों ना हो, लोग एक संकल्प ले लेते हैं कि हमें हर महीने कथा करवानी है, हर महीने हमें परिक्रमा देने जाना है। इसी प्रकार से मेरे परिवार के द्वारा भी एक श्रीमद् भागवत कथा का संकल्प लिया था कि हम लोग भागवत कथा कराएंगे। गुरुजी ने चूंकि हम लोगों की बात सुनी और उनने हमें समय दिया, और मैं ये भी कहूंगा हमारे परिवार के साथ साथ ये पूरे शहर वासियों का पुण्य उदय हुआ है कि हमारे शिवपुरी में महाराज श्री आ रहे हैं। कलेक्टर बालागुरु के ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जहां कलेक्टर ने सेवानिवृत्त हुए 42 शासकीय सेवकों का साल श्रीफल भेंट का सम्मान और पीपीओ प्रदान किया। साथ ही कहा कि शासकीय सेवा से रिटायर होना जीवन से रिटायर होना नहीं है। सेवानिवृत्ति सक्रिय जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है, जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों और ज्ञान का उपयोग समाज व नई पीढ़ी के हित में कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी प्रशासन की अमूल्य पूंजी हैं। उनका अनुभव प्रशासन और समाज दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत है।
कलेक्टर ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी व्यक्ति सामाजिक कार्य, पर्यावरण संरक्षण, जन जागरूकता और सेवा कार्यों में सक्रिय रह सकता है। कलेक्टर ने ये भी कहा कि गीता में लिखा है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म ही जीवन का सार है। उन्होंने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके दीर्घ, सफल और अनुकरणीय सेवा काल के लिए शुभकामनाएं दी और उनसे समाज हित के कार्यों में सक्रिय बने रहने का आग्रह किया। इस अवसर पर जिला कौशल्य अधिकारी नेहा सिंघई सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।